हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन। और वो इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2। फ्रेंड्स, अभी तक पार्ट 1 में हमने देखा था मुगल आपका जो साम्राज्य था उसके पतन के बारे में। लेकिन अब फ्रेंड्स आज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं और पूरे आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री कवर करना है। अभी ज्योग्राफी तो हमने कुछ कवर कर लिया है, आपका पॉलिटिक्स भी कवर कर लिया है। इसलिए सभी पार्ट से वो टॉप पार्ट्स देखने हैं, टॉप क्वेश्चंस वाले पार्ट देखने हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता दूं, इन सेशन के बाद हम इसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्विज भी लेकर आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास का। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। पहले सब्जेक्टिव पे हमें क्लियर कर देते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव सेशन के रूप में भी आपको क्लियर कर देंगे। राइट फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड पार्ट। पहले बता दूं मैं कंटेंट्स इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कंटेंट्स की बात करें तो इसमें पढ़ना आपको है शिवाजी के बारे में। ठीक है, यानी शिवाजी ने अपने कारोबार कैसे लिया, कैसे स्टार्ट किया। उसके बाद जानेंगे हम लोग मराठा प्रशासन, अर्थात कि मराठा कैसे सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद मराठा के अधीन पेशवा का कैसे राज शुरू हुआ, अर्थात कि पेशवा का पद कैसे मिला, किस प्रकार से कब तक चला, पेशवा में कौन कौन प्रमुख थे उनके बारे में। उसके बाद देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। ये फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी है, अर्थ मतलब कि 35-36 आपका पेजेस की है ये आपकी नोट्स। सो आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैराथन है। राइट फ्रेंड्स, थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शिवाजी को और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक भारत में इनका उदय कैसे हुआ और किस फॉर्म में यह आपके देश के लिए किस फॉर्म में यह कार्य किया। राइट फ्रेंड्स, पहले टॉपिक की बात करेंगे शिवाजी की। राइट फ्रेंड्स, 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जब पूना जिले के भोसले परिवार, ठीक है फ्रेंड्स, भोसले परिवार ने स्थानीय निवासी होने का लाभ उठाते हुए अहमदनगर राज्य से सैनिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त की है, तो एक नई लड़ाकू जाति का उदय हुआ जो कि मराठा कहा गया। ठीक है, यह 17वीं सदी की बात है। ठीक है, जब पूना जिले में भोसले के परिवार से आपका एक नई आपकी प्रजाति शुरू हुई, एक लड़ाकू प्रजाति। लड़ाकू प्रजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही था जो कि आपके मुगल से टक्कर लेने के लिए कार्य स्टार्ट किया था, और किसी में आपका ये पावर नहीं था कि मुगल के विरोध कोई कदम उठा ले, और इन्होंने ये कार्य स्टार्ट किया, इसलिए इसे लड़ाकू प्रजाति कहा जाता है। राइट फ्रेंड्स, आप जरा सा देखते हैं इसमें क्या है। शिवाजी शाहजी भोसले और आपके जीजाबाई के पुत्र थे। राइट फ्रेंड्स, जो शिवाजी थे वह शाहजी भोसले और जीजाबाई के, यानी पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद शिवाजी के पालन पोषण पूना में उनकी माता और एक योग्य ब्राह्मण दादाजी कोंडदेव के देखरेख में हुआ था। ठीक है, उनके जो पिताजी थे दादाजी थे कोंडदेव, वह शाहजी भोसले शिवाजी को एक आपके कुशल सैनिक के रूप में उन्होंने पाला था उसे। ठीक है, यानी कि उनके अंदर सिर्फ सैनिक के अर्थात कि सिर्फ आपका सैनिकीय गुण ही नहीं बल्कि प्रशासन की क्वालिटी भी डेवलप उन्होंने किया था। राइट फ्रेंड्स, और यह घटना कब की है? 17वीं शताब्दी की। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। राइट फ्रेंड्स, और शिवाजी की उत्पत्ति के साथ ही कौन से आपके कौन से जाति का उदय हुआ? तो मराठा जाति का। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके आपके ब्राह्मण दादाजी कौन थे? तो कोंडदेव जी। राइट फ्रेंड्स, ये आपके 3-4 क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकते हैं। देखते हैं आगे ये क्या कहता है। इनकी जब शुरुआत हुई कार्य, तो देखिए शिवाजी की कार्य स्टार्ट होती है तोड़न के विजय से। ठीक है, इनका कार्य कब से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स? तोड़न का विजय। सबसे पहला विजय इन्हें मराठा सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया। राइट फ्रेंड्स, पहला किला था, अर्थात कि तोरण जो था वह सबसे पहला किया गया था, जिसने 16 वर्ष की उम्र में ही उनमें निहित पराक्रम, दृढ़ निश्चय और शासकीय गुणों का परिचय दे दिया। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना कारनामा कर दिखाया। ठीक है, जिनके वजह से उनका नाम थोड़ा सा अलग हुआ, एक ऊंचे स्थान पे आ गया। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें तो कहता है शिवाजी के इन जीतों से परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता शाहजी को कैद में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखा कि भाई ये 16 वर्ष की उम्र में ही पूरे पर आपका क्या कहते हैं कब्जा करना स्टार्ट कर दिया,
अब ये लगता है कि मुगल प्रशासन एवं फिर या फिर देश के अंदर और छोटे छोटे गुटों में जो साम्राज्य बटी हुई है उनको रहने नहीं देगा। तो क्या किया उन्होंने, शिवाजी के जो पिता थे उनको क्या कर लिया, उन्होंने कैद कर लिया। ठीक है, और उनके पिताजी कौन थे, शाहजी भोसले। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं तुरंत की विजय के बाद की घटना क्या हुई। क्या हुआ फिर कि 1659 ईस्वी में जब शिवाजी को पुनः बीजापुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ठीक है, फिर से एक बार ट्राई मारा कि पिताजी को भी वापस चुरा लेना है, फिर से ट्राई करना है। तो क्या किया, 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण किया। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति, स्पेशल सेनापति भेजा जिनका नाम था अफजल खान। राइट फ्रेंड्स, अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। ठीक है, अब शिवाजी को पकड़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन क्या शिवाजी पकड़ में आएंगे उनके, बिल्कुल भी नहीं। शिवाजी भागने में सफल है, वहां से निकल गए। और बेचारे जो इनके स्पेशल सेनापति थे अफजल खान, ठीक है, इनको अपने बाघ नख, एक स्पेशल इनके पास हथियार हुआ करता था बाघ नख, जिसे शेर का पंजा भी कहते थे, इस खतरनाक हथियार से उनकी हत्या कर दी। ठीक है, अर्थात कि बीजापुर के जो सुल्तान थे उनका स्पेशल सेनापति था अफजल खान, उनकी हत्या उन्होंने कर दी। अंततः 1662 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ शांति समझौता कर लिया। अब देखा भाई कि मामला टक्कर का चल रहा है। ठीक है, शिवाजी हार मानने वाले में से नहीं है, और मालूम चलेगा क्या कि हमारी सेना भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस वजह से दोनों को बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में आपसी गुट बना लिया। कहा कि देखो भाई, दोनों आदमी सहमति कर लेते हैं। उसके बाद शिवाजी को उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का स्वतंत्र शासक बना दिया गया। जो भी इनके द्वारा जीता गया क्षेत्र था, ठीक है, फिर शिवाजी को उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का एक स्वतंत्र शासक के रूप में बना दिया गया। ठीक है, तो पहली इनके साथ क्या हुई थी, पहली संधि हुई थी किनके साथ, बीजापुर के सुल्तान के साथ। कब हुई थी, 1662 ईस्वी में। राइट फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि 1659 ईस्वी में जब इन्होंने चढ़ाई किया था, तो इनके सबसे प्रबल और सबसे ज्यादा विजय दिलाने वाले जो सेनापति थे अफजल खान, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। राइट फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की, अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट हमारा कहता है कि उसके बाद ये अपना जो जीत का पड़ाव था वो आगे बढ़ाया, और जीत का पड़ाव लेकर कहाँ चले गए, जीत का पड़ाव लेकर पहुंचे या क्या कहते हैं, यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था, अर्थात कि कोंडना किले की जीत। ठीक है, दूसरा किला कौन जीता इन्होंने, कोंडना। राइट फ्रेंड्स, यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में फ्रेंड्स, नीलकंठ राव के, जिसके लिए मराठा शासक शिवाजी के सेनापति तानाजी, अभी आपने मूवी देखा होगा तानाजी आया हुआ था, जिसमें अजय देवगन ने इसमें लीड रोल किया था, तो वही तानाजी थे, तानाजी मालसुरे। ठीक है, और जय सिंह के अधीन किलेदार उदयभान राठौर के बीच उदय हुआ। और ऑब्वियसली सी बात है, जब तानाजी मालसुरे लड़ने के लिए जाए, ठीक है, तो जीत तो शिवाजी की होनी है, इसलिए जीत भी यहाँ पर कोंडना के किले को भी इन्होंने जीत लिया था। राइट फ्रेंड्स, मराठा शासक शिवाजी ने कोंडना किले को दूसरा जीता। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या किया इन्होंने, वो देखिए। उसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया। जब इतने कारनामे इन्होंने दिखा दिए, 16 वर्ष से ही जब ये जीतना स्टार्ट किया, तो इनके बाद इनकी आपकी कहा गया कि भाई अब शिवाजी को राज्याभिषेक कर दिया जाए, राजा घोषित किया जाए। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने खुद को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, कहा कि देखो भाई, अब बाकी लोगों से कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। अब वो ऑब्वियसली सी बात है, वो इस लायक था भी, क्योंकि उनके अंदर सैनिक क्वालिटी तो थी, और सैनिक क्वालिटी के साथ साथ उनके पास एक और क्वालिटी थी, वो थी आपकी प्रशासनिक क्वालिटी, जो कि उनके दादाजी के द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद छत्रपति की उन्होंने उपाधि भी धारण की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो 1674 में। याद रहेगा फ्रेंड, सबको याद रहेगा। उनका राज्याभिषेक मुगल अधिपत्य को चुनौती देने वाला था। अब भाई चुनौती तो देगा ही, क्योंकि पहली बार कोई आपका गैर मुगल आपका राजा जो था वह मुगल पे हमला बोलने वाला था, मुगल से आगे निकलने वाला था। तो उस कंडीशन में उनके लिए तो खतरा होना ही था। तो कह रहा है उनका राज्याभिषेक मुगल अधिपत्य को चुनौती देने वाले लोगों के उत्थान का प्रतीक था। ठीक है, अब लग रहा था मुगलों को भी कि भाई कोई तो है जो टक्कर दे सकता है हमारी। उसके बाद क्या, उनका राज्याभिषेक के बाद उन्होंने नवनिर्मित हिंदवी स्वराज्य के शासक के रूप में हैदराबाद
धर्मोद्धारक के उपाधि भी धारण की, अर्थात कि हिंदू धर्म के संरक्षण के रूप में भी आपका इन्होंने कार्य किया। क्योंकि मुगल सम्राट जो थे आपके, वो सभी सब क्या करते थे, ज्यादातर मंदिरों को तुड़वाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे गेम चेंजर का काम किया शिवाजी ने, ठीक है। और यहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था को बचाने के लिए इन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक के रूप में आपका परिचय दिया राज्याभिषेक के साथ ही। इस राज्याभिषेक ने शिवाजी को भू राजस्व वसूलने और लोगों पर कर लगाने का वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। बिल्कुल, जब जिसकी वो सुरक्षा करते थे, उन्होंने खुद से बोला कि भाई देखिए, आप हमारे राजा हुए, आप हमारी लोगों से बचाते हैं, क्या कहते हैं, बाहरी प्रॉब्लम से बचाते हैं। एक काम कीजिए, अगर आप राजा है तो हम कर जो मुगल सम्राट को देते थे वो कर अब हम आपको देंगे। तो क्या हुआ, इस राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी को भू राजस्व वसूलने और लोगों पर जो कर लगाने का वैधानिक अधिकार था वो प्रदान कर दिया गया। उसके बाद देखिए, राज्याभिषेक के बाद क्या क्या घटना होती है इनके साथ में। उनके बाद आता है बात गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के साथ गठबंधन, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जो आपके शिवाजी थे, अब सोचे देखिए, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मार धार से काम नहीं चलती है, कहीं कहीं पे दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। तो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के साथ गठबंधन कर लिया इन्होंने। इस गठबंधन के सहयोग से उन्होंने बीजापुर अर्थात कि कर्नाटक 1676 से 1679 पर चढ़ाई की और जिंजी, वेल्लोर और कर्नाटका के कई किलों को जीत लिया, ठीक है। पहला नंबर किया, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों से उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया। उसके बाद वो फिर क्या किया, उन्होंने बीजापुर पे फिर से उन्होंने बीजापुर कर्नाटका पर चढ़ाई कर दिया, ठीक है। अब क्या, चढ़ाई करने के बाद जिंजी, वेल्लोर, कर्नाटका के बहुत सारे जिलों को उन्होंने जीत भी लिया, ठीक है। अब गठबंधन करने से वहां पे थोड़ी सी पैठ बढ़ गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका अगर हमला करना चाहता है चाइना पे, तो डायरेक्ट चाइना पे हमला करने के लिए आएगा तब तो समस्या होगी ना, क्योंकि ये भी पूरा उतना व्यवस्था कर लेगा। इसलिए क्या करता है, पहले वो अपना क्या करता है, रणनीति बनाने के लिए उनके किनारे वाले इलाका है वहां पर अपना आर्मी भेजता है, अपने फौज को तैनात करता है और धीरे धीरे तब अपना पैर बढ़ाकर तब लड़ाई के लिए आता है। राइट फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो देखिए, शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था कैसा था, जरा उन पे गौर कीजिए एक बार। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए इस क्वेश्चन पार्ट को रखा हमने। शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी के प्रशासन दक्कन के प्रशासन को काफी प्रभावित करता था, दक्कन कर्नाटका के इलाका को। राइट फ्रेंड्स, उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया, ठीक है। और 8 मंत्रियों से बना हुआ इनका जो राजपाट था वह अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्ट प्रधान इसलिए क्योंकि 8 मंत्री इसमें शामिल होते थे। अष्ट प्रधान उसे प्रशासनिक कार्यों में संबंध में सलाह प्रदान करते थे, ठीक है। अष्ट प्रधान जो था उनके प्रशासनिक कार्यों में क्या करते थे, सलाह प्रदान करते थे। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री था, ठीक है, जो वित्त और सामान्य प्रशासन को देखरेख करता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि पेशवा किस विभाग को देखता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त और सामान्य प्रशासन। हालांकि एग्जाम में ऑप्शन में वित्त विभाग ही दिया रहता है, तो याद रखना आपको, वित्त विभाग को यह कंट्रोल करता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद सेनापति जिसे सर नौबत कहा जाता था, सेनापति जिसे सर ए नौबत कहा जाता था, सेना की भर्ती करना, सेना का संगठन बनाना, रसद आपूर्ति अर्थात उसके खाने पीने की सामग्री का आपूर्ति की देखरेख करना, ये सभी काम किसका होता था, सेनापति का या सर ए नौबत का, ठीक है। उसके बाद तीसरा इनका जो मुख था वह था मजूमदार। राइट फ्रेंड्स, मजूमदार क्या था, आपका आय व्यय के लेखा जोखा रखने वाला था, ठीक है। तो 3 हमने देखा, एक पेशवा, पेशवा आपका वित्त विभाग को देखता था अर्थात कि पैसे के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सेनापति आर्मी चीफ था और आपका मजूमदार जो था वह आय व्यय को देखता था, ठीक है, लेखा का जांच करता था। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर बात करें तो उनके बाद उनमें स्पेशल था वाकिया नवीस, ठीक है। वाकिया नवीस क्या था, और सूचना एवं गृह कार्यों को देखरेख करता था। मान लीजिए कि कोई बाहरी रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो और आंतरिक किसी के बीच में अगर तनाव हो रहा है, अगर लगता है कि राज्य टूटने की आशंका है, तो उनकी निगरानी कौन करेगा, वाकिया नवीस। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद था सूर नवीस, थोड़ा सा नाम खतरनाक है, पहले मुगल के द्वारा ही रखा गया था, उन्हीं नामों को ये इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करके अपना नाम रखा था। सूर नवीस, ठीक है, जिसे चिटनीस कहा जाता था, ठीक है, राजा के राजकीय पत्र व्यवहार का सहयोग करता था,
ठीक है। किसी के साथ अगर आपका संधि होता था तो लेखन का कार्य होता था, या किसी को कहीं पे सूचना भेजना होता तो जो लेखन का कार्य होता था वह चिटनिस चिटनिस करता था, अर्थात जिसे सूरनबीस कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट था उनका दबीर। राइट फ्रेंड्स, दबीर राजा के विदेशी कार्यों में सहायता करता था। विदेशी मतलब क्या, दूसरे देशों या दूसरे क्षेत्रों से कंट्रोल करने वाला आपका जो था वो दबीर था। ठीक है। विदेशी कार्यों के लिए ध्यान न्याय करता था। न्यायाधीश और पंडित राव, ठीक है, न्याय और धर्मार्थ अनुदानों के प्रमुख थे। ठीक है। न्यायाधीश तो जो था और पंडित जो राव था, पंडित राव, ये दोनों क्या करते थे, न्याय को, न्यायाधीश न्याय को देखेंगे और पंडित राव इसको धर्मार्थ अर्थात कि धर्म के आपका लेखा जोखा को ध्यान में रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या, उसने भूमि पर भू राजस्व के 1/4 के दर शुल्क लगाया, जिसे चौथ या चौथाई कहा जाता था। पिछले क्लास में हमने देखा था, आपको दिखाया था आपको चौथ मुगल के पत्र में देखा था कि चौथ मतलब चौथ प्राप्त करने की अभी क्वालिटी नहीं मिली थी। चौथ का मतलब होता था भू राजस्व का 1/4। राइट फ्रेंड्स, शुल्क के रूप में दिया जाना है। ठीक है। जितना आपको फसल का उत्पादन होगा उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, उसका 1/4 आपको देना है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आगे की बात करें तो आगे की पॉइंट हमारी कहती है फ्रेंड्स, ये देखिए मराठा का प्रशासन। राइट फ्रेंड्स, ये तो थे अभी शिवाजी के बारे में, हमने शिवाजी के बारे में देखा। शिवाजी के बारे में कैसे स्टार्ट हुआ वो जरा से एक बार देख लीजिए आप। एक बार मैं फिर से पूरा को कर देता हूं, उसके बाद रिवाइज करा दूंगा। एक बार देख लीजिए। पहले मराठा प्रशासन, क्या हुआ, मराठा राज्य ने हिंदू के उच्च पदों पर नियुक्त किया। ठीक है। और फारसी के जगह मराठी को राजभाषा दर्ज किया। पहले फारसी था क्योंकि मुगल सम्राट का शासन था, अब क्या हुआ, मराठी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या, मराठा राज्य ने हिंदुओं को उच्च पद दिया। पहले उच्च पद पे आपका मुस्लिम दिया जाता था, अब हिंदुओं को उच्च पद मिलने लगा। ठीक है। उन्होंने राजकीय प्रयोग हेतु राज व्याकरण कोश के नाम से स्वयं को एक शब्दकोश निर्मित किया, अर्थात एक डिक्शनरी बनाया जिसका नाम था राज व्याकरण कोश। ठीक है, राज व्याकरण कोश। मराठा प्रशासन में मराठा साम्राज्य के अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के तहत किया जाता है। पहला तो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा राजस्व प्रशासन और तीसरा जो है आपका सैन्य प्रशासन, अर्थात कि इस 3 फॉर्म में हम लोग मराठा प्रशासन को जानते हैं। ठीक है। चलिए अब तीनों पॉइंट को देखते हैं कि कौन कौन से किस फॉर्म में काम करता है। पहला आपका केंद्रीय प्रशासन। राइट फ्रेंड्स, पहला क्या आपका केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन कैसे होता है फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रशासन इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा समर्थ प्रशासनिक प्रणाली हेतु की गई थी। ठीक है, जो कि मुख्यतः दक्कन के प्रशासनिक शैली से आपका प्रेरित था। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शिवाजी द्वारा। और शिवाजी किस आपके क्षेत्र से स्पेशली आपका कंट्रोल कनेक्ट रखने वाले थे, तो दक्कन क्षेत्र से। ठीक है, तो यह प्रशासन की जो शैली थी वह दक्कन से प्रेरित थी, अर्थात कर्नाटका केरला की तरफ से, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया था आपको, कर्नाटका केरला के काफी हिस्सा को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि वो राजपाट स्टार्ट किया था पुणे में, लेकिन आपका बीजापुर, कर्नाटका, इन सभी को अपने अंदर में उन्होंने मिला लिया था। उसके बाद कह रहा, अधिकतर प्रशासनिक सुधारों की प्रेरणा अहमदनगर में मालिक अंबर द्वारा किए प्रशासनिक सुधारों से मिली थी। राइट फ्रेंड्स, ठीक है, अहमदनगर में जो प्रशासनिक सुधार हुए थे उनसे प्रेरित होकर उन्होंने भी क्या किया था, केंद्रीय अंदर पे आपका केंद्रीय स्तर पर स्पेशल शासन की व्यवस्था को इन्होंने नींव रखी थी। कह रहा, राजा सर्वोच्च पदाधिकारी था। ठीक है, राजा सबसे हेड हुआ करता था, जिसकी सहायता अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। अब उनकी सहायता के लिए 8 मंत्री हुआ करते थे ना, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, अर्थात कि 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था जो उनकी आपका क्या करता था, सलाह देने का कार्य करता था। अगर आगे की बात करें तो अष्टप्रधान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अष्टप्रधान क्या था, पेशवा या प्रधानमंत्री यह सामान्य प्रशासन की देखरेख करते थे। ठीक है, अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान जो था जिसमें 8 मंत्री थे, इसमें क्या था, पेशवा या प्रधानमंत्री यह सामान्य प्रशासन की देखरेख करते थे, यानी 8 मंत्रियों की देखरेख करते थे। उसके बाद क्या, आमत्य या मजूमदार जो कि लेखा जोखा रखता था आय व्यय का, यह लेखा प्रमुख था जो बाद में राजस्व और वित्त मंत्री भी बन गया। ठीक है, पहले जो आमत्य या मजूमदार था वह लेखा जोखा को आपका डायरी बना के रखता था, वो बाद में आगे चल के वित्त मंत्री भी बन गया।
ठीक है। और पेशवा का कार्य कहाँ पे चला गया, सामान्य प्रशासन क्षेत्र में। पहले इसका कार्य क्या था, पहले रूप में इनका कार्य क्या था, आपका वित्त विभाग को देखना, सामान्य प्रशासन को देखना। लेकिन अब पेशवा और प्रधानमंत्री का प्रशासन क्षेत्र कंप्लीटली देने का फैसला किया और मजूमदार को पूरा वित्त मंत्री का फैसला देने का फैसला किया गया। उसके बाद सचिव या जिसे शुरू-नवीस कहते थे, जिसे चिटनीस भी कहा जाता था, यह क्या करते थे, राजकीय पत्राचार, अभी भी इनका कार्य वही है, राजकीय पत्राचार के रूप में कार्य करते थे। और सुमंत, ठीक है, या दाबीर, ठीक है, यह राजकीय समारोह और विदेशी मामलों को देखने का कार्य करते थे। पहले भी दाबीर का काम यही था। सेनापति जिसे सरे नौबत कहा जाता था, यह सेना प्रमुख था एवं सेना के भर्ती, उसका ट्रेनिंग देना, उनके डिसिप्लिन का देखरेख करना, उनके खाने की, उनके रहने की सभी चीज़ों की व्यवस्था करना किसका काम था, सरे नौबत अर्थात कि सेनापति का। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। पेशवा का सामान्य आपका प्रशासन, मजूमदार को आपका वित्त मंत्री, उसके बाद सचिव या आपका शुरू-नवीस को राजपत्र, और सुमंत को आपका क्या, राजकीय समारोह, और सेनापति या सरे नौबत को सेना भर्ती। फ्रेंड्स ये ऐसे पार्ट है जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, हम आपको लिख के देते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, भले वो आपका एग्जाम बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा को, या कोई भी एग्जाम जिसमें अगर क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा, स्पेशली आधुनिक भारत से, तो वहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। कंफर्म है एक दो क्वेश्चन इनके आपके पद से जरूर होंगे, राइट फ्रेंड्स, इसलिए जरूर इसे ध्यान में रखें। उसके बाद आपका प्रधान में और भी कुछ है, तो वो क्या हो, जान लीजिए, वो है आपके मंत्री या वकीया नवीस, यह सूचना और सूचना राजाओं के निजी सुरक्षा और अन्य गृह कार्य को देखता था। मंत्री या वकीया नवीस होता, ठीक है, निजी सुरक्षा या गृह कार्य को देखता था। न्यायाधीश को तो हमने बताया था पीछे कि यह प्रशासन को देखता था, और पंडित राव धर्मार्थ और धर्म के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करता था, ठीक है। उसके बाद पेशवा या मंत्री जो था, ठीक है, पेशवा, मंत्री एवं सचिव नाम के 3 मंत्रियों को अपने विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त बड़े प्रांतों के प्रभारी का दायित्व भी सौंपा जाता था। पेशवा जो कि सामान्य प्रशासनिक था, मंत्री, ठीक है, जो राजा के गृह कार्य को देखने वाला था, और सचिव, ठीक है, जो आपका विदेशी आपके विदेशियों से आपका तालमेल लगता था। इन तीनों को अपने कार्य के अतिरिक्त जो बड़े प्रांत थे उन पर भी उनका भी दायित्व इन्हें दिया जाता था, अर्थात कि स्पेशल होते थे। 3 आदमी है। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को अपने न्यायाधीश और पंडित राव छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को अपने असैनिक दायित्वों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी होती थी, ठीक है। जितने भी इनके अतिरिक्त न्यायाधीश और पंडित राव के अतिरिक्त जितना पेशवा हो, मंत्री हो, आपका सचिव हो, इन सभी को आपके क्या असैनिक कार्यों के साथ साथ सैनिक कार्य को भी देखना पड़ता था। लेकिन न्यायाधीश और पंडित राव को सैनिक कार्य नहीं, सिर्फ असैनिक कार्य को ही देखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश न्याय करता था और पंडित राव क्या करता था, पंडित राव वहां पर धार्मिक कार्यों को देखने का कार्य करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो आगे क्या आता है आपका, जरा सा देख लीजिए डिटेल इनके कार्यों को, शॉर्ट में याद रहेगा सबको। मंत्री को निम्नलिखित 8 मुंशियों या लिपिकों की सहायता प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो कौन थे, दीवान जो कि सचिव कहलाते थे, ठीक है। मजूमदार जो लेखा परीक्षक थे, जितना भी आय व्यय हुआ उनका डाटा रखते थे। फडनीस उप लेखा परीक्षक जो कि आपके मजूमदार की हेल्प करते थे, कह सकते हैं आज के समय में डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। उसके बाद सबनिक्स या दफ्तरदार या दफ्तर के प्रमुख थे। दफ्तर का मतलब होता है जहां पे आपका न्याय का आपका वो होता है, कोर्ट होता है, उसे कहा जाता है दफ्तर, ठीक है। चिटनीस क्या थे, पत्राचार या लिपिक थे, यानी कि जो आपका चिट्ठियों को लेटर को भेजना होगा उसका। जमादार आपका कोषाधिकारी अर्थात कि पैसे का डिपार्टमेंट। पोतनीस रोकर अधिकारी था अर्थात कि पैसे गैदर करने वाला। उसके बाद करखानीस प्रतिनिधि था। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर आगे की देखें तो आगे की टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे क्या कहता है आपका, शिवाजी ने अपने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। शिवाजी के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 4 प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत के एक राजा, एक राज प्रतिनिधि, ठीक है, जो कि वायसराय के अधीन होता था।
उसने प्रांतों को पुनः परगनों और तलुकों में आपका विभाजित किया था उन्होंने। पहला नंबर चीज, प्रत्येक प्रांत का एक राज प्रतिनिधि होता था। उसके बाद प्रांतों को पुनः परगनों और तलुकों में विभाजित करते थे। आप परगनों के अंतर्गत, ठीक है, तड़फ और मौज आते थे, तड़फ और मौज आते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम होती थी, और जिसके मुखिया को पाटिल या पटेल कहते थे। याद रहेगा फ्रेंड्स, पाटिल कहते थे या पटेल कहते थे। क्लियर है सबको? याद रहेगा सबको? यानी कि शिवाजी 4 प्रांतों में बांटते थे। पहला राज प्रतिनिधि, उसके नीचे आपका परगना या तालुक, ठीक है, और परगनों के नीचे आपके मौज और आपके तरफ होते थे, ठीक है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और इनके हेड को पटेल कहा जाता था शिवाजी के कार्यकाल में। राइट फ्रेंड्स, चलिए अगर आगे की चर्चा करें हम लोग, तो आगे क्या आता है? राजस्व प्रशासन। हमने आपको 3 भाग में बांटा था, पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा राजस्व और तीसरा सैन्य। तो हमने केंद्रीय देख लिया। केंद्रीय के अंतर्गत क्या देखा हम लोगों ने? केंद्रीय के अंदर अष्ट प्रधान कार्य करते थे, जिनके अंदर दीवान होते थे तथा सचिव होते थे, मंत्री होते थे, पेशवा होते थे, ठीक है। उसके बाद आपका राजाओं का क्या पत्राचार के लिए आपका व्यवस्था किया गया था। उसके बाद पंडित राव थे, आपका न्यायाधीश थे। इस प्रकार में 8 टोटल क्या थे? आपके कार्य करने वाले लोग थे, ठीक है। शिवाजी ने टोटल को अर्थात कि 4 भागों में बांटा था कार्यों को, ठीक है। पहले तो राज प्रतिनिधि होते थे, फिर उनके अंदर फिर आपको प्रांतों के अंदर पार्ट में बांटा गया था। सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम के जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था? पाटिल या पटेल के नाम से जाना जाता था। अब देखिए राजस्व की बात क्या है, तो केंद्रीय अंतर्गत था। अब राजस्व की बात करते हैं। तो राजस्व क्या कहता है कि शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। किस प्रणाली को समाप्त कर दिया फ्रेंड्स? जमींदारी को। उसके जगह पे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? रैयतवारी प्रणाली। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जमींदारी प्रणाली को किसने समाप्त किया? आपके शिवाजी ने स्टार्ट क्या किया? रैयतवारी। राइट फ्रेंड्स। और देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी नाम से प्रसिद्ध वंशानुगत राजस्व जो थे, कर्मचारी जो थे, उनकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया कि भाई आपका देश पांडे या पाटिल है या कुलकर्णी है, उनके फैमिली का है, तो अगला बेटा उनका बनेगा, फिर उनका बेटा उन पद पे रहेगा। ऐसा सिस्टम जो था उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। शिवाजी ने मिरस दाड़ो, जिनके पास भूमि की वंशानुगत अधिकार थे, पर कड़ी निगरानी रखी, ठीक है। अर्थात कि वंशानुगत रूप से जिनके पास अधिकार था, अर्थात कि भूमि बड़े अधिक मात्रा में थी, उन पे निगरानी रखी और उनका कमांड अपने हिसाब से देखते रहे। राइट फ्रेंड्स। अगर आगे की बात करें तो राजस्व में देखिए, राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। अंबर के काठी प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली के अनुसार भूमि के प्रत्येक भाग को माप छड़ी या काठी से की जाती थी। अर्थात कि भूमि की टोटल एरिया निकालने के लिए माप छड़ी होती थी। जैसे आपने अगर सुना हो तो घर पे सुने होंगे, या फिर नेपाल के लोगों से कनेक्शन होगा तो आप लोग सुने होंगे, वहां पे लघी मापा जाता है, 1 लघी 2 लघी। राइट फ्रेंड्स, अर्थात की डिस्टेंस को 1 लघी 2 लघी, जैसे हमारे यहाँ पे आपका कट्ठा धूड़ इस फॉर्म में मापा जाता है, और वहां पे मापा जाता है लघी से, ठीक है। उसी रूप में माप एक छड़ी या काटी हुआ करती थी। कब? जब शिवाजी के समय था। चौथ और सरदेश मुखी उनकी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ जो थे आपका 1/4 मिलने वाला था जो भी उपज होगी, और सरदेशमुखी, ठीक है। तो वो दोनों देख लीजिए, ये दोनों मुख्य स्रोत है। चौथ क्या था? राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के एवज में दिया जाता था, ठीक है। यानी कि गैर मराठा, जहां पे मराठा का अपना राज्य शासन इलाका है तो ठीक है, लेकिन जहां पे मराठा का अपना शासन व्यवस्था नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना पड़ता था? उसे देना पड़ता था कि भाई ऊपर बचाना है, अगर मराठा के शासन से बचाना है, अगर आक्रमण से बचना है आपको, तो आपको देना पड़ेगा। तो मराठा को इस रूप में आक्रमण से बचने के लिए उनको 1/4 देना पड़ता था, मराठों द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था जो आय का 10% होता था, और राज्य से बाहर स्थित क्षेत्रों से वसूला जाता था। मराठा क्षेत्र से बाहर जितने थे उनको आपका 1/10 जितना इनकम होगा, ठीक है, आय का 10%, अर्थात कि 1/10 देना पड़ता था, ठीक है। यानी कि 2 तरह के कर थे, एक चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी,
ठीक है। तो चौथ का मतलब 1/4 और सरदेशमुखी, देश का मतलब कि 10वां हिस्सा, ठीक है। सरदेशमुखी का मतलब 1/10 हिस्सा आय का देना पड़ता था। क्लियर है फ्रेंड्स, अर्थात कि कर की 2 व्यवस्था, चौथ और सरदेशमुखी, याद रहेगा सबको। उसके बाद की अगर बात करें तो सैन्य प्रशासन, तीसरा पार्ट में पहुंच गया। राज्य व्यवस्था हमने देखा कि राज्य व्यवस्था कैसा चलता था, उनका 2 स्तर पे था, और दोनों स्तर में कैसा व्यवस्था चलता था, 2 स्तर में ही कार्य करने का तरीका उनका अलग था, ठीक है। उनमें कर 2 तरह के, आपका सरदेशमुखी और चौथ हुआ करते थे, ठीक है। सैन्य प्रशासन की बात करें तो शिवाजी ने एक अनुशासित, ठीक है, आपका कुशल सेना और सामान्य सैनिक की नगद भुगतान किया जाता था, ठीक है। जो भी उनके सेना में थे उन्हें नगद दिया जाता था, अर्थात कि कैश दिया जाता था, रोकड़ा उनकी मंथली पेमेंट के रूप में, राइट फ्रेंड्स। लेकिन बड़े बड़े मजूमदार को और सेनापति को भुगतान जागीर और अनुदान के रूप में किया जाता था। लेकिन जो बड़े बड़े सरदार और सेनापति जो थे उनका जो था जागीर अनुदान, ठीक है, के रूप में किया जाता था, जागीर दिया जाता था उन्हें, ठीक है। लोहे सोने चांदी, लोहे माफ कीजिएगा, लोहा नहीं, सोना चांदी इन सभी को दिया जाता था। सेना में कौन कौन से थे, तो पैदल सेना थे जिसे मावली सैनिक कहते थे, घुड़सवार थे जिसे सिलेदार कहा जाता था, बारगिर या आपका सिलेदार, साजो सामान आपका ढोने वाले जो थे, उसके अलावा नौसेना शामिल थे, ठीक है। सेना में क्या थे, मुख्य रूप से पैदल सेना थे जिसे मावली सैनिक कहा जाता था, घुड़सवार जिसे बारगिर एवं सिलेदार कहा जाता था, और साज सामान ढोने वाले को और नौसेना भी उसमें शामिल थे। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद उनके सैन्य अधिकारियों में कौन कौन थे, जरा सा उनके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। सैन्य अधिकारी में पहले थे सरे नौबत जिसे सेनापति कहा जाता था, सेना का हेड, ठीक है, आर्मी चीफ, तो ये पहले थे आपके सरे नौबत। उसके बाद कौन था भाई, उसके बाद था फ्रेंड्स किलादार, ठीक है, जो किला का अधिकारी होता था। किला का अधिकारी का मतलब वो जिन जिन किलों को जीते थे उन पे आपका अधिकारी के रूप में रखते थे कि भाई उस पर फिर दूसरे का कब्जा ना हो पाए, या फिर किसी भी रूप में अगर कोई आता है तो यह आपका जितने भी आपके राजा वगैरह होते थे उस समय के, वह सभी लोग किला बनवाते थे। किला का मतलब होता था कि जब भी बाहर से आक्रमण कोई होगा तो ये ऊंचाई पे होते थे, आसानी से पता लगा लेते थे कि कहीं से आक्रमण होने वाला है, जिनके लिए इनके सैनिक पहले से तैयार हो जाते थे। तो किलादार जो था, किलों का अधिकारी था। पायक, पायक पैदल सेना वाले को कहा जाता था पायक, राइट फ्रेंड्स। और नायक जो थे, पैदल सेना की एक टुकड़ी का जो हेड होता था उसे नायक कहा जाता था, ठीक है। हवलदार जो था, 5 नायकों के जो प्रमुख था उसे हवलदार कहा जाता था। और जमुलदार, 5 हवलदारों के जो प्रमुख थे उसे जमुलदार। घुमराव जो था, बंदूकों से लदी नाव, ठीक है, घुमराव, बंदूकों से जो आपका लदी हुई नाव जाते थे उसे घुराव कहा जाता था, ठीक है। और गलीबत क्या था, 40-50 खेवैयों द्वारा खेने वाला नाव, अर्थात कि बड़ी वाली जो नाव थी जिसे गलीबत कहा जाता था, गलीबत, ठीक है। अब क्या हो गया, सरे नौबत जो सेना प्रमुख था, किलादार जो किलों का अधिकारी था, पायक जो पैदल सेना वाले थे, और नायक जो पैदल सेना की टुकड़ी के प्रमुख थे। हवलदार, 5 नायक का हेड 1 हवलदार, और 5 हवलदारों का हेड 1 जमुलदार, ठीक है। और घुराव जो थे, बंदूक से लदी हुई एक नाव होती थी। और गलीबत में जहाँ पे ज्यादा आपका खेवैया होता था, बड़ा नाव होता था, जिसे गलीबत के नाम से जाना जाता था। अच्छा फ्रेंड्स, सैन्य अधिकारी की कर्मचारी समझ में आ गई होगी सबको, क्लियर है सबको। चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट फ्रेंड्स कहता है हमारा, मराठा राज्य जहां त्वरित सैन्य अभियान महत्वपूर्ण था कि नीतियां का निर्धारण में सेना प्रभावी उपकरण था, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इनकी सेना जो थी केवल वर्षा ऋतु में ही आराम करती थी, अन्यथा ये पूरे साल कहीं ना कहीं लड़ाई में ये बिजी रहते थे, ठीक है। पिंडारियों की सेना के साथ जाने की अनुमति थी, जिन्हें पाल पट्टी जो कि युद्ध में लूटे गए माल का 25% था को वसूलने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है। अर्थात कि पिंडारियों की जो सेना था, पिंडारी जो थे उनको 25% दिया जाता था उनके अपने साथ रहने का, ठीक है। अगर कहीं लड़ाई होती थी तो पिंडारियों के सहयोग से लड़ाई करने जाते थे, जिनके लिए जिनके एवज में 25% लूटे गए माल का दिया जाता था, राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे, क्लियर है सबको।
चलिए अब आगे की बात करते हैं इनके निष्कर्ष। इनके जो आपके ये आपका तीनों पॉइंट था आपका मराठा शासन का, उनका निष्कर्ष क्या निकलता हो जरा देख लीजिए। मराठों की प्रशासनिक प्रणाली बहुत हद तक दक्कन राज्यों के प्रशासनिक व्यवहार से प्रभावित थी, क्योंकि ये तो शिवाजी के द्वारा ही सब लाया गया था। फिर भी मराठों को अपने समकालीन राज्यों के विशेष रूप से बीजापुर अहमदनगर के संदर्भ में प्रशासनिक एवं सैन्य प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, बीजापुर और अहमदनगर में कुछ विशेष व्यवस्था इनके द्वारा लगाई गई थी। राइट फ्रेंड्स, चलिए अगर आगे की बात करें देखते हैं तो इसके थे निष्कर्ष। अगली पॉइंट की बात करें तो अगला आपका मराठा के अधीन पेशवा। ठीक है, मराठा के अधीन पेशवा और आपके एक और पॉइंट रह गए हैं, वो है आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी। इस दोनों पॉइंट को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज इस पूरे सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से देखेंगे इस वीडियो को, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।